Hello and welcome to the Khan Life Studies. Today we will discuss Indian Evidence Acts, and the part we are going to discuss is the relevancy of admissions. What is called admission? Admission is defined in section 17 of the Indian Evidence Act. सेक्शन 17 क्या कहता है कि एडमिशन इज ए स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री और contained in electronic form, meaning thereby it is an statement, oral, documentary or contained in any electronic form. कोई स्टेटमेंट, जैसा कि आपने साक्ष्य में देखा है कि एविडेंस में भी ओरल और डॉक्यूमेंट्री, अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी डॉक्यूमेंट्री में शामिल कर दिया गया, इसलिए इसको डिफाइन कर रहे हैं कि एडमिशन क्या है. इट इज़ एन स्टेटमेंट, ओरल, डॉक्यूमेंट्री और केप्ट इन ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. दीज स्टेटमेंट्स क्या, ऑब्जेक्ट इनका क्या है? विच सजेस्ट एनी इन्फेरेंस एज टू द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट. पहले भी आपको ये बताया जा चुका है कि जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स हैं, ये रेलेवेंट फैक्ट्स इन्फेरेंस ड्रा करते हैं, किसी फैक्ट्स को डायरेक्टली प्रूव नहीं करते. तो ये सेक्शन 17 ये कह रहा है कि वो दो स्टेटमेंट विच आर ओरल और डॉक्यूमेंट्री और केप्ट इन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड which infers which suggest an inference, ये एक अनुमान लगाता है, विवाद्यक तथ्य के बारे में या अन्य सुसंगत तथ्यों के बारे में एक अनुमान प्रस्तुत करता है. इट सजेस्ट एन इन्फेरेंस. ये क्लियर हुआ कि एविडेंस इज ए काइंड ऑफ स्टेटमेंट, ओरल, डॉक्यूमेंट्री और in an electronic form which suggests then inference as to the fact in issue. विवाद्यक तथ्य के संबंध में यह अनुमान लगाएगा या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान लगाएगा. ये जो स्टेटमेंट है ये है एडमिशन. ये किसके द्वारा किया जाना चाहिए? इस एक्ट में आगे दी गई धाराओं में दिया गया है, it is made by any of the persons hereinafter mentioned and under the circumstances which is also hereinafter mentioned. किन व्यक्तियों के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है, ये एडमिशन की जा सकती है और किन परिस्थितियों में की जा सकती है, ये इसी एक्ट में अगली धाराओं में दिया गया है. तो ये जो स्वीकृतियाँ हैं, तो स्वीकृतियाँ भी एक तरह के ये मौखिक या दस्तावेजी, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में ये स्टेटमेंट हैं, ये बयान हैं जो कि वाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्यों का अनुमान बताते हैं. एडमिशन इज एन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. Admission cannot be made about any fact in law. Effect क्या होता है? If any fact is admitted, तो लॉ ये भी कहता है facts admitted need not be proved. इसी एविडेंस एक्ट की धारा आगे कहती है कुछ तथ्य ऐसे हैं कि अगर वो स्वीकार कर लिए जाएं तो उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं, बर्डन शिफ्ट कर जाएगा, बर्डन डिस्चार्ज हो जाएगा. फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड.
अब आगे देखिए और क्या है एडमिशन। सेक्शन 58 इसके बारे में है, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। जनरली याद रखिएगा, although there is a discussion in court which requires the facts admitted to be proved otherwise than such admission, फिर भी न्यायालय को विवेक दिया गया है कि वो चाहे तो उन्हें पक्षकारों से साक्ष्य मांग सकती है कि नहीं, आप एडमिशन के अलावा भी इसे साबित कीजिए। तो ये जनरल रूल है। तो ये डिस्पेंस विद द कर देता है प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, यानी अगर किसी तथ्य कोई व्यक्ति स्वीकार कर ले तो दूसरे पक्षकार के लिए आवश्यक नहीं रह जाता कि उसे साबित करने के लिए अपने गवाहों को पेश करे। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है कि अगर वो जो भी एडमिशन्स की गई हैं, अगर सेक्शन 17 और सेक्शन 20 इनकी अंदर जो प्राविधान किए गए हैं इनको फुलफिल करते हैं, इनको ये पूरा करते हैं, तो दीज आर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। यानी एडमिशन जो है एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इट इज ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। इट इज ऑल्सो बेस्ट एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी मेकिंग इट। जिस व्यक्ति ने किसी तथ्य को स्वीकार किया है, एडमिट कर लिया है, यह उसके खिलाफ बेस्ट एविडेंस है। अब कौन कौन कर सकता है एडमिशन? एडमिशन के बारे में आता है, एक तो पहले ये जान लें कि कितने तरह की एडमिशन हो सकती है। एक तो होती है जिसे हम कहते हैं जुडिशियल एडमिशन, जैसे फॉर्मल एडमिशन। न्यायालय के समक्ष किसी बयान में किसी तथ्य को एडमिट कर लेना तो हो जाएगा, ये फॉर्मेलिटी, फॉर्मल एविडेंस है। ये जुडिशियल एडमिशन है इसकी ज़्यादा वैल्यू है। दूसरी होती है अनौपचारिक या इनफॉर्मल एडमिशन। इनफॉर्मल जो एडमिशन होती है वो उसकी कोई औपचारिकताएं नहीं होती हैं ऐसी। जैसे न्यायालय में स्टेटमेंट होता है, क्वेश्चन आंसर पर जवाब देता है, तो बहुत चीज़ें एडमिट होती है। ये इनफॉर्मल जो एडमिशन होता है, ये कारोबार के साधारण अनुक्रम में जो कार्य किए जाते हैं, जैसे खाता बही दुकानदार रखता है, उसमें जो प्रविष्टियाँ की जाती हैं वो ऐसी तमाम प्रविष्टियाँ सुसंगत साक्ष्य हैं, अगर वो एविडेंस ऐड की तमाम शर्तों को पूरा करती हैं। इसी तरह पत्र व्यवहार, लेटर में कोई बात लिखी है, जिसका जवाब आया, उसमें कोई बात एडमिट कर लिया, तो ये सामान्य अनुक्रम में जो बहुत सी बातें लिखी जाती हैं वैसे भी साक्ष्य अधिनियम में रेलेवेंट हैं, और इसे हम कहते हैं ये इनफॉर्मल एडमिशन भी है। इसी तरह अपने आचरण के द्वारा भी किसी तत्व को स्वीकार किया जा सकता है। आचरण चूंकि धारा 8 एविडेंस एक्ट में सुसंगत होते हैं, इसी तरह एडमिशन भी एज एन कंडक्ट ये रिलेवेंट होती हैं। तो ये आपने देखा कि एडमिशन जो है इट इज़ एन स्टेटमेंट, ओरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। ये जो फैक्ट है वो सारे के सारे ये एडमिशन है। अब सेक्शन 17 में यही कहा गया है कि किन व्यक्तियों के द्वारा मेड बाय द पर्सन्स एंड अंडर द सर्कमस्टेंसेस हियर इन आफ्टर मेंशन, यानी इस सेक्शन के बाद जिन जो मेंशन है जो लोग उन्हीं ने किया हो और सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में ये एडमिशन किया हो। जैसे सेक्शन 18 लेस डाउन 5 क्लासेज द पर्सन हु कैन मेक एडमिशन। कौन कौन एडमिशन कर सकता है? पहला तो बहुत क्लियर है, पार्टीज टू द सूट। सेक्शन 18 में पहली बात क्या कही गई? स्टेटमेंट मेड बाय ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय देयर एजेंट।
who expressly or impliedly authorized by the principal। ये सीधी बात है, जो वाद में जो पक्षकार हैं, जो वादी प्रतिवादी हैं, उनके द्वारा जो भी कथन किया जाएगा वो अगर एडमिशन है किसी तथ्य का तो दैट इज़ रिलेवेंट, वो कर सकता है। या उसने किसी को पावर अटॉर्नी दे रखा हो, उसने स्टेटमेंट आके कोर्ट में दिया हो, तो ऑथराइज पर्सन है जिसे उसने स्टेटमेंट देने के लिए ऑथराइज किया हो, तो ये दोनों पर्सन आ गए कि ये लोग कर सकते हैं। यानी खुद पक्षकार कर सकता है या उसका ऑथराइज्ड एजेंट कर सकता है। आगे कहते हैं स्टेटमेंट कौन कौन से और हैं। पार्टी इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, एक सिविल सूट फाइल होता है आर्टिकल 1 रूल 8 में, जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में अगर कोई व्यक्ति कोई बात एडमिट करता है तो वो एडमिशन होगी, लेकिन कब होगी कि उस समय किया गया हो दे वेयर मेड व्हाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर। जिस पक्ष ने वो बयान दिया था तो उसका जो कैरेक्टर था वो एज ए जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन था, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन था, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होल्ड करता था और उसी हैसियत से उसने स्टेटमेंट दिया। तो ये हो गया पार्टी इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। चौथा व्यक्ति कौन है? इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, persons who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter। जो वाद की विषय वस्तु है उसमें प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट उसका है या उसका पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, और who makes the statement in their those character। यानी जब उसका इस इंटरेस्ट बना हुआ है, इंटरेस्ट समाप्त होने के बाद नहीं, जब तक उसका इंटरेस्ट बना रहा, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट उसका संपत्ति का अधिकार था, कोई धन का अधिकार था, और उस अधिकार के रहते हुए ड्यूरिंग दैट इंटरेस्ट उसने कोई बयान दिया हो, तो पर्सन हु हैज एनी प्रोप्राइटरी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, ये भी उसका एडमिशन है। अब इसके आगे बढ़ें, पैरा 218 सेक्शन 18 का क्या कहता है? सेक्शन 18 का सेक्शन 2 कहता है पर्सन फ्रॉम होम द पार्टीज टू द सूट डेराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। यानी ए और बी के बीच में अगर बात चल रहा है किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, ए ने या बी ने यह प्रॉपर्टी एक्स से खरीदी थी, तो मतलब इसमें से जिसने भी एक्स से प्रॉपर्टी खरीदी थी कहा जाएगा कि दे ही डेराइव्ड हिज इंटरेस्ट फ्रॉम एक्स। तो ऐसी स्थिति में अब एक्स का स्टेटमेंट भी एडमिशन की कैटेगरी में आएगा और वो उसका बयान यहाँ रेलेवेंट है। लेकिन ये कब होगा? ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। यानी वो बयान एक्स ने तब दिया हो जब उसे इस संपत्ति में अधिकार था, जब उसने संपत्ति को बेच दिया। बेचने के बाद वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन अपने अधिकारों के बारे में या संपत्ति के बारे में उसका वही स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा जब उस संपत्ति का किसी प्रकार से उसका हित इन्वॉल्व था, उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। इफ़ दे आर मेड ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट द पर्सन मेकिंग इट, यानी उसका इंटरेस्ट था तभी उसने कोई बात कही थी उस प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो एडमिशन माना जाएगा कि हाँ इसने अपनी मालिकाना हैसियत में भी उस व्यक्ति ने ये बात इस प्रॉपर्टी के बात में कही थी।
अब इसके बाद देखिए सेक्शन 19 आ जाता है। सेक्शन 19 ये कहता है कि एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, यानी किसी ऐसे व्यक्ति का स्टेटमेंट जिसकी पोजीशन को साबित किया जाना जरूरी है। जैसे कि अगर किसी मुकदमे में, किसी वाद में किसी पक्षकार का अधिकार या दायित्व किसी थर्ड पर्सन के दायित्व पर डिपेंड करता है, तो ऐसे थर्ड पर्सन द्वारा अपनी स्थिति के बारे में दिया गया कोई कथन ये पक्षकारों के विरुद्ध एडमिशन होगा। यानी किसी इंटरेस्टेड पार्टी का इंटरेस्ट डिपेंड करता है थर्ड पर्सन को, तो उस थर्ड पर्सन की पोजीशन को प्रूव करना पड़ेगा। उसका स्टेटमेंट अगर कोई एडमिशन प्रूफ किया जाता है, कोई स्टेटमेंट प्रूफ किया जाता है, तो वो एडमिशन होगी और ये पक्षकार उससे बाध्य होंगे। इसका इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है। जैसे ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम बी, ए ने क्या काम दिया है? टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, यानी बी इज द ओनर, लैंडलॉर्ड ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ए की ड्यूटी क्या है? टू कलेक्ट द रेंट फॉर बी। बी फाइल्स ए सूट अगेंस्ट ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी, यानी सी से जो किराया बाकी था उसको इसने ए ने नहीं वसूला, इसके लिए बी ने ए पर सूट फाइल कर दिया। अब थर्ड पर्सन आया यहाँ पर सी। ए क्या कहता है? रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी, इस फैक्ट को डिनाई करता है कि देयर वाज नो रेंट ड्यू, सी के विरुद्ध कोई किराया बाकी नहीं था। यह बात ए ने बता दी, इसलिए उसने नहीं किराया वसूला। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ सी बिकम्स इंपॉर्टेंट। हाउ? स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओ बी रेंट, अगर वो ये कह देता है कि हाँ उसके विरुद्ध बी का किराया बाकी था, तो नाउ दिस स्टेटमेंट इज एन एडमिशन, इट इज द रेलेवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ए। अगर ये आ करके ये बयान सी दे देता है कि नहीं किराया बाकी था, तो ये जो है ए के विरुद्ध ये स्वीकृत मानी जाएगी। यानी पोजीशन ऑफ थर्ड पर्सन बिकम्स इम्पॉर्टेंट, तो उस थर्ड पर्सन का स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा। अब सेक्शन 20 क्या कहता है? जिसे कहते हैं कि रेफरी। सेक्शन 20 कहते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ रेफरी, एनी मैटर रेफर्ड टू एनी थर्ड पर्सन टू डिसाइड एनीथिंग, इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ रेफरी। जैसे कि एक व्यक्ति को पक्षकारों ने रेफर कर दिया मैटर किसी सूचना के बारे में कि वो बताएगा, तो जब मैटर किसी थर्ड पर्सन को रेफर कर दिया गया तो उसका स्टेटमेंट ऑफ एडमिशन हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। जैसे एक्सप्रेशन यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया गया है कि किसी वाद में वेदर ए हॉर्स सोल्ड बाई ए टू बी, ये सवाल था कि ए ने जो घोड़ा बेचा था बी को, वो स्वस्थ मस्तिष्क था, पागल तो नहीं था। ये क्वेश्चन ए और बी के बीच में है। ए क्या कहता है? ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी, बी से कहता है जाके सी से पूछो, ही नोज ऑल अबाउट इट, यानी घोड़े के बारे में जानकारी उसको है, उससे पूछ लो। तो सी हैज बिकम ए रेफरी, मैटर हैज बीन रेफर्ड टू सी, नाउ द स्टेटमेंट ऑफ सी इज एन एडमिशन एज रेलेवेंट। तो आपने देखा सेक्शन 17 डिफाइंस द एडमिशन, 18 and 19 और 20
ये डिफाइन करता है वो 5 तरह के लोग जो कि जिनकी एडमिशन रेलेवेंट है, और वो उन सर्कमस्टेंसेस को डील करता है कि जिन सर्कमस्टेंसेस में ये एडमिशन जो है रेलेवेंट होगी। ये एडमिशन का पार्ट 1 है। एडमिशन से रिलेटेड जो दूसरा पार्ट है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर एडमिशन कैन बी प्रूव्ड इन फेवर ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, कि क्या एडमिशन करने वाले के पक्ष में साबित की जा सकती है। सेक्शन 21 क्लियर लॉ देता है एडमिशन कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। जिस व्यक्ति ने एडमिशन किया है वो अपने ही पक्ष में अपने ही बयान को साबित नहीं कर सकता, ना उसके पक्ष में किसी के द्वारा साबित किया जा सकता है, नॉर बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, यानी इसका हित जिस अन्य व्यक्ति ने प्राप्त किया है वो भी इस स्टेटमेंट को साबित नहीं कर सकता है। यानी जनरल लॉ क्या है, एडमिशन कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय द पर्सन मेकिंग इट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन फेवर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। स्वीकृतियां करने वालों के पक्ष में साबित नहीं कराई जा सकती हैं, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। द एक्सेप्शंस बिकम द मेन लॉ। जैसे एक्सेप्शन नंबर 1, हर एक्सेप्शन के साथ आप ये देखेंगे कि एक इलस्ट्रेशन लगा है। तो जो प्री के क्वेश्चन हैं या जो अच्छे एचजीएस और दिल्ली जुडिशल सर्विसेज आगे में ये सीधे ये पूछते हैं इसी इलस्ट्रेशन को लेकर के, या अगर फैक्ट केस लॉ है तो केस लॉ के फैक्ट को। ये ध्यान रखिएगा कि ज़रूर पढ़िए बेयर एक्ट के साथ सारे इलस्ट्रेशन। तो ये जनरल लॉ देने के बाद ये कहा जाता है एक्सेप्ट द फॉलोइंग केसेस, कौन किसके पक्ष में एडमिशन साबित कराई जा सकती है। ये रूल का अपवाद क्या है। एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ए पर्सन मेकिंग इट। पहला एक्सेप्शन, एन एडमिशन कैन बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। पहला अपवाद कब, व्हेन इट इज ऑफ ए सच नेचर, when it is such a nature if the person making it were dead, कि अगर जिस व्यक्ति ने ये एडमिशन स्वीकृतियाँ की हैं अगर ये इसकी मृत्यु हो जाती, it would be relevant as between the third parties under section 32। अब ये ऐसे व्यक्ति के पक्ष में ये साबित या ऐसा व्यक्ति ऐसे स्टेटमेंट को साबित कर सकता है कि यदि उसकी मृत्यु हो गई होती तो उसका वो स्टेटमेंट धारा 32 एविडेंस एक्ट में थर्ड पार्टीज के बीच में रेलेवेंट हो जाता। जैसे आप थोड़ा सा मैं बता चुका हूँ रेलेवेंसी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, तो वो उन तथ्यों को साबित कर सकता है अपने पक्ष में। इसका सबसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन जो है सेक्शन 21 का इलस्ट्रेशन बी है। इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है, द कैप्टन ऑफ ए शिप इज ट्राइड फॉर द कास्टिंग हर अवे। अब एक शिप के कैप्टन कप्तान पर ट्रायल हो जा रहा है कि उसने बहा दिया, ऐसा उसने कोई कार्य किया कि जो शिप था वो बह गया। और जो प्रोसिक्यूशन है, जो प्रोसिक्यूटर है, वो एविडेंस देता है दैट द शिप वाज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स। जो उसका उचित निर्धारित रास्ता था इस शिप को उसके बाहर ले गया, इसकी साक्ष्य आ गई। प्रोसिक्यूशन ने इसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, ये एविडेंस दे दी
कि साहब ये अपने रास्ते से इसे हटाया गया, इसीलिए टकरा गया, डूब गया, कास्ट हो गया। ए कैन प्रोड्यूस द डेली बुक जो होती है, बुक केयर्ड बाय हिम इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक रजिस्टर होता है, इसमें डेली एंट्री होती है। ट्रेन के गार्ड के पास रजिस्टर होता है जो लिखता रहता है इस स्टेशन से ट्रेन गुजरी, कितने बजे गुजरी। हर प्लेटफार्म आने पर गार्ड महोदय उस रजिस्टर में एंट्री करते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस शिप के कैप्टन के पास भी रजिस्टर होता है जो उसमें एंट्री करता है कि जहाज किस तरफ जा रहा है। कि लिखा हुआ है द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस शोइंग ऑब्जर्वेशंस alleged to have been taken by him from day to day। उस जो रजिस्टर में वो ये लिखा जा रहा है, ये चीज़ें दर्शाई गई हैं कि प्रतिदिन का जो ऑब्जर्वेशन था वो सब कुछ में लिखा हुआ है। तो प्रतिदिन जो किए गए कार्य हैं और उससे जो उसकी प्रविष्टियां हैं वो एविडेंस एक्ट में सुसंगत हैं, और जिससे ये पता चलता है कि अपने उचित मार्ग से बाहर नहीं ले जाया गया। वो जो एंट्रीज ये साबित करती हैं कि ये जो जहाज जिस पर आरोप लग रहा है कि टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स, लेकिन एंट्रीज ये कहती हैं कि द शिप वॉज नॉट टेकन आउट ऑफ देयर प्रॉपर, इट्स प्रॉपर कोर्स। यहाँ पर कहा जा रहा है ए जिस पर यह आरोप है, ए में प्रूव दीज स्टेटमेंट्स, ये खुद उसका लिखा हुआ स्टेटमेंट है, उसके द्वारा मेंटेन रजिस्टर, लेकिन इसे खुद ही प्रोड्यूस करके इसे साबित कर सकता है। व्हाई? बिकॉज इफ ए वेयर डेड, अगर ए की मृत्यु हो गई होती तो क्या होता? ये जो एंट्रीज में है स्टेटमेंट, ये एज ए डाइंग डिक्लेरेशन थर्ड पार्टीज के बीच में रेलेवेंट हो जाता अंडर सेक्शन 32 सब क्लास 2। तो पहला पॉइंट है कि ऐसा स्टेटमेंट जो थर्ड पार्टीज के बीच में एज ए डाइंग डिक्लेरेशन अगर सुसंगत हो सकता था तो वो स्टेटमेंट मेकर खुद अपने पक्ष में साबित कर सकता है। दूसरा देखें, स्टेटमेंट एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ। दूसरा है मन की और शारीरिक दशा, मेंटल कंडीशन एंड द कंडीशन ऑफ द बॉडी। कहते हैं एडिक्शन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ए पर्सन व्हेन इट इज कंसिस्ट ऑफ सच स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड और बॉडी, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी। उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, उसकी शारीरिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में कोई एडमिशन हो तो वो साबित किया जा सकता है, ये सुसंगत होगा। लेकिन कंडीशन है कि ये स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी के बारे में दिया गया स्टेटमेंट कब दिया गया था? एट और अबाउट द टाइम व्हेन सच स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी एग्जिस्टेड। ये स्टेटमेंट तब दिया गया था जब इसकी ये स्टेट ऑफ माइंड जब अस्तित्व में थी, उसी समय और उसके आसपास वो बयान दिया गया हो, वो कथन किया गया हो, तब तो ये सुसंगत होगा। और साथ ही साथ उसके आचरण से भी साबित होता हो कि उसका आचरण ऐसा था कि ये कथन का फॉल्सहुड जो है इम्प्रॉबेबल है। इसकी ये स्वीकृत जो है, जो साबित करना चाह रहा है, आचरण से ये पता चलता है कि ये इसका झूठा होना में असंभावना ज़्यादा है। इसका भी इलस्ट्रेशन देख लें, इलस्ट्रेशन से चीज़ों को समझिए, एविडेंस एक्ट खास करके। जैसे स्टेटमेंट एन एक्यूज्ड क्या है? ए है एक व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया है कि उसने चोरी का माल जानबूझ करके खरीदा। जानते हैं आप ना,
स्टोलन गुड्स को अपने पास रखना अपराध है, जानबूझकर, नोइंगली, ये उस पर आरोप। ये क्या कहता है? वो ये साबित करना चाहता है कि उसने इस प्रॉपर्टी को, चोरी के जो सामान आप कह रहे हैं, उसको कम दाम पर बेचने से मना कर दिया था। ही रिफ्यूज टू सेल दैट प्रॉपर्टी, दैट आइटम, टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू। वजह क्या है? अगर चोरी का है, उसने चोरी का स्टोलन गुड्स खरीदी है तो सस्ते में खरीदी होगी और सस्ते ही में उसकी रियल वैल्यू से कम पर बेच देगा। वो ऑफर करता है कि उसने उसे उसकी कम कीमत पर बेचने से मना कर दिया था। ही मे प्रूव हिज स्टेटमेंट। वाई? दे आर एक्सप्लेनेटरी ऑफ द कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू जो है, उससे जो आचरण उसका प्रभावित हो रहा है, उसको स्पष्ट कर रहा है कि अगर स्टोलन गुड्स उसके पास है तो ये हमेशा यहाँ पर नॉलेज उसकी है कि नहीं, कि उसने अनजाने में उसे प्रॉपर्टी मिल गई है, वो नहीं जानता था कि ये स्टोलन है, तो ये सारे फैक्ट्स वो साबित कर सकता है। ये कहाँ आपको जाना पड़ेगा? कंडक्ट के लिए सेक्शन 8, वहाँ इलस्ट्रेशन ये सब दिए हुए हैं कि वो साबित कर सकता है कि नहीं, ये उसने जानबूझ करके नोइंगली चोरी का सामान नहीं खरीदा। दूसरा इलस्ट्रेशन देख लें। ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली हैविंग इन पोजेशन काउंटरफिट कॉइन। काउंटरफिट, कूट रचित सिक्का उसके कब्जे में, ए के कब्जे में पाया गया। कूट रचित सिक्के का पोजेशन ही अपराध है। अब उस पर यह आरोप लग गया कि वो जानते ही बूझते उसने काउंटरफिट सिक्के को कटपट पूर्ण ढंग से अपने कब्जे में रखा। यहाँ पर ये जो है, ये ऑफर करता है कि वो साक्ष्य देना चाहता है कि ही आस्क्ड ए स्किलफुल पर्सन टू एग्जामिन द कॉइन because he has doubt whether it was counterfeit or not। वो इस ऑफर करता है कि वो ये साबित करना चाहता है कि उसने एक विशेषज्ञ को इस सिक्के को दिखाया था कि ये काउंटरफीट है कि नहीं है, क्योंकि उसे उसके जेन्युइन होने पर जब शुभा हुआ था। He doubted whether it was counterfeit or not, and that person examined that counterfeit coin and told him that it was genuine। यह साक्ष्य देना चाहता है आरोपी कि उसने किसी स्किलफुल व्यक्ति से ये पूछा था, उसे सिक्के को दिखाया था कि ये और जेन्युइन है या काउंटरफीट है, और उसने उस विशेषज्ञ ने उसे देख के ये बताया था कि इट इज ए जेन्युइन। तो यहाँ पर भी उसके आचरण को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसके कब्जे में जो सिक्का था वो जानबूझकर उसने ये जानते हुए नहीं रखा था कि इट वाज ए काउंटरफीट। यहाँ पर उसका आचरण जो है इस आरोप को खंडित कर सकता है। तो ये हमने देखा कि सेक्शन 21 इलस्ट्रेशन बताता है कि कौन कौन किसके पक्ष में एडमिशन करने वाला अपने पक्ष में साबित कर सकता है, कौन सी बात है। पहली बात, सेक्शन जहाँ पर सेक्शन 32 लागू होगा, इफ द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट was dead, is the statement to be relevant under section 32 between the third parties। दूसरा कह दिया, statement as to the state of mind or state of body made at or about the time when such state of mind or state of body existed, they can be proved in favor of the person making it। ये दो हो गया।
थर्ड कहता है एन एडमिशन में बी प्रूव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज़ रेलेवेंट अदरवाइज देन एज एडमिशन। कि साहब चलिए ये जो हम साक्ष्य देने जा रहे हैं ये तो एडमिशन की कैटेगरी में आती नहीं है, ये किसी अन्य धारा में सुसंगत है तो उसे पेश कर सकता है। जैसे रिलेवेंसी तो धारा 6 से 55 में है, एडमिशन जो है 17, 18, 19, 20, सिविल एडमिशन 23 तक है। तो अगर हम इसे एज ए एडमिशन नहीं साबित कर सकते, लेकिन अगर किसी दूसरी धारा में ये रेलेवेंट घोषित किया गया है तो ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे एडमिशन को वो प्रूफ कर सकता है। इसे कहते हैं फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट देन एडमिशन। एक पार्ट यहाँ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे शॉर्ट नोट हो, ये पूछा एडमिशन में, ये पूछा ज़रूर जाएगा, लिखना आपको ज़रूर पड़ेगा अगर एडमिशन पर सवाल आता है, क्योंकि एडमिशन की परिभाषा लिखना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि उसके अपवाद लिखना है। अपवाद को ज़्यादा याद कीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या है? जब सेक्शन 22 है, ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिलेवेंट। ये जनरल लॉ है कि ओरल, जहाँ पर कहा गया है कि मौखिक साक्ष्य जो है किसी दस्तावेज को साबित करने के लिए पेश नहीं किया सकती, तो सेम स्टेटमेंट यहाँ भी है, ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट नॉट रिलेवेंट unless the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence। सेम ओरल एविडेंस में जो आपको प्रोविज़न मिलेगा वही प्रोविज़न ओरल एडमिशन के बारे में है कि किसी दस्तावेज के कंटेंट को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य तभी दी जाएगी जब वो पक्षकार ये साबित कर दे कि उसे इसके कंटेंट्स को साबित करने के लिए सेकेंडरी एविडेंस देने का अधिकार प्राप्त है। ओके, तो पहले वो ये साबित करे कि उसे राइट है सेकेंडरी एविडेंस देने का। सेकेंडरी एविडेंस कब देने का? कि जो दस्तावेज है वो गायब हो गया है या विपक्षी पार्टी के कब्जे में है, तभी इसे मिलता है कि सेकेंडरी एविडेंस ये दे सकता है। अब देखिए 22A नया आ गया, ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नॉट रेलेवेंट। जिस तरह से जनरल रिकॉर्ड के बारे में ओरल एविडेंस नहीं दिया सकती, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में ओरल एडमिशन नहीं दिया सकती अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन। जब तक कि उसकी जेन्युइननेस को चैलेंज ना कर दिया जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में भी क्लियर हो गया कि वहाँ भी ओरल एविडेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साबित ओरल एडमिशन से साबित नहीं किया सकता। लास्टली हम देखेंगे कि सेक्शन 23 क्या कहता है। ये भी पूछा जाता है प्री में कि अगर कोई स्वीकृति, सिविल मामले में कोई स्वीकृति इस शर्त पर दी गई है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, या इन परिस्थितियों में दी गई है कि जिससे न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है कि पक्षकार इस बात पर सहमत थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। नोट कीजिए सेक्शन 23 सिर्फ लागू होता है सिविल मैटर में, कि यहाँ पक्षकारों के बीच में कोई पत्रों का लेख हुआ है, कोई सुलहनामे के ड्राफ्टिंग की गई है, उसमें बहुत से बातें एडमिट की गई हैं पक्षकारों के द्वारा, लेकिन बाद में सुलह नहीं हो पाई, और उसमें स्पष्ट पक्षकारों में था कि जो कुछ लिखा जा रहा है या जो कुछ पत्र में लिखी गई है, जो डॉक्यूमेंट में ड्राफ्टिंग की जा रही है, वो सारे मैटर की एविडेंस नहीं दी जाएगी। इसको साक्ष्य में, यानी ये जो रफ डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे हैं
ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट इनको साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो अगर न्यायालय समझता है कि हाँ ऐसी परिस्थितियों में ये स्वीकृतियाँ की गई हैं, तो न्यायालय ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अनुमति भी नहीं देगा। लेकिन इसके में एक्सेप्शन इलस्ट्रेशन दिया गया है कि लीगल एडवाइजर ऑफ ए पार्टी यानी एडवोकेट्स के बारे में जो सेक्शन 126 है, लीगल एडवाइजर्स को इस बात से नहीं रोका गया है कि जहां पर उन्हें किसी साक्ष्य देने के लिए कंपेल किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो उन्हें साक्ष्य देने के लिए कंपेल किया जाएगा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जेम्प्ट एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under section 126। यानी इसका बहाना 126 में जो एक्सेप्शन दिए गए हैं उसका बहाना इस सेक्शन के आधार पर उसका बहाना नहीं लिया जा सकता। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। व्हाट इज एडमिशन एज इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 17 ऑफ एविडेंस एक्ट। एडमिशन किसके द्वारा की जा सकती है, अंडर विच सर्कमस्टेंसेज एडमिशन की जा सकती है। फिर इसके एक्सेप्शंस हैं कि एडमिशन्स कब करने वाला अपने पक्ष में साबित कर सकता है, ये मेन रूल था। और उसके बाद 22 और 22A में आपने देख लिया, यानी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के बारे में ओरल एविडेंस ग्राह्य नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में ओरल एविडेंस ग्राह्य नहीं है। और सिविल मैटर में अगर इस बात पर सहमति थी कि कोई बात ऐसी पक्षकारों में हुई है जिसके बारे में ये तय किया गया था कि इसे साक्ष्य के रूप में नहीं दिया जाएगा, तो ऐसी किसी भी कथन को साक्ष्य के रूप में साबित नहीं किया सकता है। इट इज़ ऑल अबाउट एविडेंस। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, please leave it in a comment box. Thank you.